वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा और हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की। तो सबसे पहले तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, कंसेप्ट से रिलेटेड हो, हमारे टॉपिक डिलीवरी से रिलेटेड हो, अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, निसंकोच होकर डालिए। उस पर ज़रूर उस पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी आपका कहना रहेगा, जो भी आपका सजेशंस रहेंगे उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। सो आगे से ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा जाए, आप तक आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है बट आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगा, इसका गारंटी हम लोग लेते हैं। ठीक है, और हम लोग अभी बात कर रहे थे वेल्डिंग की। तो आज टॉपिक हम लोग जो कवर करने वाले हैं वेल्डिंग की, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमने बताना चाहेंगे उससे पहले मैं बताना चाहूँगा एक बार क्विक रिव्यू हम लोग करना चाहेंगे कि प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक कवर किया था और आज का वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स का देखें तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, आप लोग बताएंगे। हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमने क्या बताया था, लास्ट का वीडियो का अगर मैं बात करूँ तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हम लोग कवर कर रहे थे। और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग जो है सो गैस वेल्डिंग प्रोसेस की बात करने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है गेट। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि आप लोग को ये टॉपिक का डायग्राम एक बार कवर करके आना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले गैस वेल्डिंग प्रोसेस की बात आज करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकॉल कर लें जो हमारा फ्लो को मेंटेन करेगा। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हमने क्या बताया था, जो हमारा आर्क जो बनता है सो वो किसके नीचे बनता है, बीनीथ द ब्लैंकेट ऑफ, जो हमारा आर्क जो है, आर्क जो हमारा बन रहा है वो हमारा आर्क जो हमारा बन रहा है वो हमारा बीनीथ द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, वो बीनीथ द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, आर्क जो है वो बीनीथ द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स है। यहाँ तक सभी को क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और आगे हम लोग बात करेंगे कि हमने देखा था हमारा फ्लक्स मटेरियल कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे थे। हम लोग फ्लक्स मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे थे, CaO एंड CaF2। ओके, और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशंस कौन सा होता था, LPG सिलेंडर। मैंने बताया था हर एक के घर में होगा, जाके देखो, एक बीच में वेल्ड टाइप का किया होगा, वो हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से ही किया रहता है। और दूसरा चिप्स और वेसल्स में जो थिक में प्लेट्स है उसे वेल्डिंग करने में ये काफ़ी मदद करता है। उसके बाद थिक ट्यूब्स की वेल्ड में ये काफ़ी मदद करता है। और इसका लिमिटेशन जो है सो एक्सटेंसिव फ्लक्स की हैंडलिंग, फ्लक्स काफ़ी हो जाता है तो उसको हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और जो सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रिक्शन था वो क्या था, वेल्डिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हॉरिजेंटल पोजीशन। मतलब हम लोग सिर्फ एक हॉरिजेंटल पोजीशन, क्योंकि जो फ्लक्स हम लोग यूज़ कर रहे थे वो एक हॉरिजेंटल पोजीशन पे, एक फिक्स पोजीशन पे ही ये रह सकता है। अगर हमारा वर्टिकल रहेगा तो फ्लक्स यहाँ पे तो रह नहीं पाएगा, वो नीचे की ओर आ जाएगा, गिर जाएगा।
तो इसलिए ये वर्टिकल और या फिर कोई भी अदर पोजीशन के लिए हम लोग नई ये वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये वेल्डिंग का वही यूज होता है जहाँ पे हॉरिजेंटल सरफेस हो। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब आगे बात करेंगे हम लोग एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें मैंने क्या बताया था, हम लोग दो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस को, अब हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की। ये दो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था, उस सारे को अभी 5 मिनट में हमें रिकॉल करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग की बात कर रहे थे हम लोग। तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का जब देखें हम लोग दो टाइप्स के नॉन कंज्यूमेबल दो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं। और जब हाइड्रोजन गैस को हीट क्योंकि अगर बाईपास करेंगे तो आर्क में तो हीट होता है, जहाँ पे आर्क रहता है, तो उस आर्क के पास जब हाइड्रोजन गैस रहता है तो हाइड्रोजन गैस अपने में हीट एब्जॉर्ब करके सिंगल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। और ये जब सिंगल हाइड्रोजन वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है तो ये कूल डाउन होके हीट लिबरेट करता है, और जिस हीट के कारण हमारा वेल्डिंग पॉसिबल हो पाता है। तो ये मेन कंसेप्ट था एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का। और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के मैंने बताया था कि ये एसी पावर सोर्स जहाँ पे रहेगा हमारे पास, एसी पावर सोर्स जहाँ पे भी अवेलेबल होगा वहाँ पे ये मेनली काम में आता है। ठीक है, ओनली एसी पावर सोर्स ये काम में आता है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। और कितना के अप्रॉक्स हीट लिबरेट हो रहा था, 241.2 किलो जूल पर मोल के अप्रॉक्स हमारा हीट लिबरेट हो रहा था। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हम लोग आगे की टॉपिक जो कि आज का टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। और आज का टॉपिक में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक बने रहे। वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप लोग। तो पहले बात हम लोग कर सकते हैं, हम लोग टॉपिक का पहले सब हेडिंग डालिए, गैस वेल्डिंग प्रोसेस। आई थिंक अब वेल्डिंग हमारा जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। तो पहले सब हेडिंग डालिए, गैस वेल्डिंग प्रोसेस। गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझने से पहले
इस प्रोसेस को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें दो टाइप का कौन से फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन और दूसरा हमारा क्या है एसिटिलीन और दूसरा हमारा क्या है एसिटिलीन। ठीक है, तो इसे हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी कह देते हैं कई बार। इसे हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी कह देते हैं कई बार। और ये इसमें सबसे पहले बात समझिए ये इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग द फ्लेम is produced by burning acetylene gas in the presence of oxygen gas। फ्लेम कहाँ से उत्पन्न होता है? एसिटिलीन गैस को बर्न करने से। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। तो यहाँ से हम लोग टॉपिक को चालू करते हैं और आगे धीरे धीरे देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या मिल गया ऑक्सी एसिटिलीन गैस की अगर बात करें तो वेल्डिंग या फिर ऑक्सी एसिटिलीन भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का यूज़ होता है यहाँ पे, या फिर गैस वेल्डिंग भी आप लोग जो इजी आप लोग को लगे हुए सब आप लोग अपने नोट में लिख सकते हैं। इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग द फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग एसिटिलीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। इस पॉइंट को सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे। इन oxyacetylene gas welding the flash या फिर फ्लेम बोल दो, फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग एसिटिलीन गैस in presence of oxygen gas, acetylene gas in presence of oxygen gas। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होता है? एसिटिलीन गैस को बर्न करने में किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एसिटिलीन गैस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C2H2, ऑक्सीजन को O2। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा यहाँ पे एसिटिलीन जो बर्न हो रहा है ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये एसिटिलीन का जो रिएक्शन होता है वो ऑलमोस्ट 2 फेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, कंबशन ऑफ एसिटिलीन टेक प्लेस इन अ 2 स्टेज रिएक्शन। और एसिटिलीन का कंबशन जो है हमारा 2 स्टेज रिएक्शन में जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कंबशन ऑफ एसिटिलीन टेक प्लेस इन अ combustion of acetylene takes place in a 2-stage reaction। यहाँ तक क्लियर? कंबशन ऑफ एसिटिलीन टेक्स प्लेस इन अ 2-stage रिएक्शन। ठीक है,
अब वो दो स्टेज कौन सा है? इन द फर्स्ट स्टेज एसिटिलीन बर्न्स नियर, फर्स्ट स्टेज जो होता है उसमें एसिटिलीन हमारा कहाँ पे बर्न होता है? इन द फर्स्ट स्टेज एसिटिलीन जो है सो बर्न नियर द टिप ऑफ द नोजल ऑफ द टॉर्च। आगे हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे गैस वेल्डिंग प्रोसेस का तो समझेंगे। एक सिलेंडर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरा सिलेंडर में हमारा एसिटिलीन रहता है, और दोनों सिलेंडर से हम लोग उन दोनों को टॉर्च में ले जाते हैं, टॉर्च में मिक्सचर होता है। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है, जो फर्स्ट स्टेज एसिटिलीन बर्न होता है वो नोजल, टॉर्च का जो नोजल होता है उसके टिप के नज़दीक होता है अंदर फॉर्मेशन। और ये क्या फॉर्म करता है? फॉर्मेशन ऑफ द इनर कोर। अच्छा, एक फ्लेम में एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। एंड और इस स्टेज के लिए जो हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है वो सिलेंडर से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये एक इनर कोर फॉर्मेशन में मदद करता है फर्स्ट स्टेज का रिएक्शन। और दूसरा बात क्या है, हम लोग इसे ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? अपने सिलेंडर से प्रोवाइड करते हैं। और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? ये बर्न कहाँ पे होता है? नियर द टिप ऑफ द नोजल ऑफ द टॉर्च। तो इन तीनों पॉइंट को कंबाइन करके हम एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। इन द फर्स्ट स्टेज एसिटिलीन बर्न्स नियर द, in the first stage acetylene in the first stage acetylene burns near the tip of nozzle of the torch, forming the inner cone and required oxygen for this stage reaction. And for this stage reaction ऑक्सीजन कहाँ से जाता है हमारा? ऑक्सीजन oxygen for this stage reaction, sorry यहाँ पे क्यों oxygen for this stage reaction is supplied from the cylinder। ये पॉइंट इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में जो ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर से मिलता है। ठीक है, इज सप्लाइड फ्रॉम द सिलेंडर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हमारा रिएक्शन क्या था? रिएक्शन क्या है? फर्स्ट स्टेज रिएक्शन जिसे बोलते हैं C2H2 प्लस O2। ये क्या है? एसिटिलीन है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म कर रहा है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड H2 प्लस हीट। ठीक है, ये इनर कोर फॉर्मेशन में मदद करता है। हीट कितना अमाउंट के आसपास लिबरेट होता है यहाँ पे? 448 किलो जूल पर मोल। 448 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? CO प्लस H2 प्लस हीट, यहाँ तक सभी को क्लियर? चलिए ठीक है।
अब सेकेंड रिएक्शन में क्या होता है, ये जो फॉर्मेशन हुआ ये एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और आउटर कोर ऑफ द फ्लेम ये फॉर्मेशन करता है, और उसे मैं रिएक्शन के तौर पे लिखवाता हूँ। नोट डाउन करिएगा, पहले तो इसे रब कर लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम लोग को क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, बस आपका कुछ नहीं, बस टाइम देने का है, और इतना अच्छा से कवर कराया जा रहा है यहाँ पे, बेस्ट वे गेट का ऑलमोस्ट एवरी कंसेप्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी कंसेप्ट पे ध्यान दिया जा रहा है कवर करने के लिए। और अगर बात करें तो सेकेंड रिएक्शन की, इन द सेकेंड स्टेज रिएक्शन पहले नोट डाउन करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेज रिएक्शन में लिख देता हूँ, फिर सेकेंड स्टेज अच्छे से समझ में आएगा। C2H2 plus O2 gives 2CO plus H2 plus heat 448 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग अगर बात करें दूसरा स्टेज की, तो इन द सेकेंड स्टेज रिएक्शन reaction carbon monoxide and hydrogen carbon monoxide and hydrogen burn in the presence of atmospheric oxygen. Burns in the presence of atmospheric oxygen, forming the outer core of flame. Core of flame ये हमें किस में मदद कर रहा था? पहला रिएक्शन हमारे पास जो था वो हमें इनर कोर फॉर्मेशन में मदद कर रहा था, और दूसरा जो रिएक्शन है हमारे पास वो हमारा आउटर कोर फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। ठीक है, ये हमारा किस में मदद कर रहा है? आउटर कोर फॉर्मेशन में। तो दूसरा रिएक्शन नोट डाउन करेंगे। 2CO प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, CO प्लस O2, तो ये क्या फॉर्मेशन होगा? 2CO2 प्लस हीट लिबरेट करेगा। और दूसरा जो हमारा हाइड्रोजन बचा हुआ था प्रोडक्ट, वो भी ऑक्सीजन के साथ हमारा रिएक्ट करेगा, H2 प्लस
हाफ, ये बैलेंस मैं करके लिख रहा हूँ H2 प्लस हाफ O2, ये हमारा क्या देगा H2O प्लस हीट। यहाँ तक क्लियर। ये ऑलमोस्ट 812 किलोजूल पर मोल के बराबर हमें मिलता है। 812 किलोजूल पर मोल के बराबर हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें, अब अगर आगे बात करें हम लोग तो एक दो पॉइंट जो यहाँ पे और लिखने का ज़रूरत है उसे भी नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कंसेप्ट जो हमारा है सो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? सबसे पहला चीज़ जो है सो यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, बाद में अगर आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेल्डिंग होता है, ठीक है, ये जो वेल्डिंग होता है अच्छा एक बात और, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए और डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। इसी जो हमारा एसिटिलीन है, एसिटिलीन जो है वो उसको स्टोर कैसे हम लोग करते हैं सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर में, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एसीटोन का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एसीटोन का यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे नोट डाउन करिए, एसीटोन इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग, और ये C2H2 एसिटिलीन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके कारण वो स्टोर हो पाता है हाई प्रेशर पे। तो यहाँ पे लिखिए एसीटोन इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग, एसीटोन इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग C2H2 and storing in cylinders at high pressure, cylinder at high pressure। एसीटोन क्या है? यूज फॉर एब्जॉर्बिंग C2H2 एंड स्टोरिंग इन सिलेंडर एट हाई प्रेशर। यहाँ तक क्लियर? अब दूसरा बात, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। गैस, ये जो हम लोग गैस वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? किसके लिए सबसे ज़्यादा हम लोग ये स्ट्रिक्टली यूज़ करते हैं? कास्ट आयरन पे ये बेस्ट वेल्डिंग, जितना भी हम लोग वेल्डिंग मेथड पढ़े हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कास्ट आयरन पे ये यूज में लाया जाता है। कास्ट आयरन इज बेस्ट वेल्डेड बाय यूजिंग गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए। और जब हम लोग कास्ट आयरन का वेल्डिंग कर रहे थे तो हमारे पास फ्लेम कैसा रहता है? फ्लेम हमारे पास न्यूट्रल और स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। आगे ये पढ़ेंगे 3 टाइप का जो फ्लेम होता है, वो हम लोग आगे जस्ट इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अभी बस पॉइंट नोट डाउन करिए। कास्ट आयरन इज बेस्ट वेल्डेड बाय यूजिंग गैस वेल्डिंग
cast iron is best welded by using cast iron is cast iron is best welded by using gas welding with neutral or slightly oxidizing flame। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कास्ट आयरन का हम लोग यूज़ करते हैं बेस्ट वेल्डेड बाय यूजिंग गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग का सबसे बेस्ट यूज हम लोग कास्ट आयरन के ऊपर कर सकते हैं। और ये कौन सा टाइप का फ्लेम होता है, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने अभी बताया था एसीटोन को हम लोग यूज़ करते हैं C2H2 को एब्जॉर्प्शन में और स्टोरिंग में। तो अगर मान लो एसीटोन बाहर आ जाए और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, तो अगर फ्लेम का रिएक्शन पर्पल हो जाए, पर्पल अगर हमारा फ्लेम का रिएक्शन आ रहा है, तो समझो एसीटोन हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। इफ एसीटोन कम्स आउट and participate in reaction, color of flame will be purple। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अच्छा 1 मोल C2H2 को कंप्लीट कंबसन होने के लिए हमें कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसका भी जानकारी ले लीजिए। 2.5 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल C2H2 अगर है तो 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर कंप्लीट combustion of 1 mole of C2H2, 2.5 moles of oxygen is required। 2.5 moles of oxygen is required। यहाँ तक सभी को क्लियर? For complete combustion of 1 mole of C2H2, 2.5 moles of oxygen is required। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह है। इससे पहले रब करते हैं, और डायग्राम अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो आगे फिर समझने में और भी आसानी होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा।
तो हमारे पास 2 सिलेंडर होता है। पहला वन ब्लैक सिलेंडर, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने में हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 सिलेंडर है, O2 सिलेंडर, और दूसरा सिलेंडर कौन सा है? C2H2। ठीक है, इन दोनों से जो हमारा पाइप निकल रहा है वो हमारा दोनों से जो हमारा पाइप निकल रहा है वो हमारा किसको जा रहा है? टॉर्च में। ये हमारा वर्क पीस है, कुछ इस तरह। ठीक है, या ये वेल्डिंग। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, और अच्छे से समझ लेते हैं कि पहले तो ये एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? जिस एंगल पे वेल्ड हो रहा है थीटा, इसे कहते हैं टॉर्च एंगल। इसे क्या हम लोग नाम देते हैं? टॉर्च एंगल। यहाँ तक क्लियर? इसे हम लोग कहते हैं टॉर्च एंगल। अब आगे की और बात करते हैं। ये हमारा क्या हो गया वर्कपीस का? ये हमारा थिकनेस ऑफ द वर्कपीस। थिकनेस ऑफ वर्कपीस। ओके, और ये सी यहाँ पे क्या होता है? आगे न्यूमेरिकल्स में ये काम देंगे, इसलिए मैं अभी अच्छे से बता रहा हूँ। सी यहाँ पे क्या होता है? सी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वर्कपीस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वर्कपीस। ठीक है, टीएम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ वर्कपीस। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ वर्कपीस, ये को रिप्रेजेंट करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वर्कपीस।
कंडक्टिविटी ऑफ वर्कपीस। ये क्या है? ये T है, थिकनेस ऑफ वर्कपीस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? एक एक पॉइंट समझ में आ गया। ये क्या है हमारा? कंट्रोल वॉल्व। इसे मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये इस पॉइंट को मैं क्या लिख रहा हूँ? कंट्रोल वॉल्व। ठीक है, अब जो मेन चीज़ आता है, अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो पाइप रहता है ये कॉपर का रहता है, CU होस, और जो हमारा C2 एसिटिलीन का रहता है वो रबर होस का रहता है। रबर होस, यहाँ तक क्लियर? अब जो मेन कंपैरिजन की बात आते हैं, दोनों सिलेंडर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये O2 सिलेंडर है, ये C2H2 सिलेंडर। सबसे पहला क्या होता है? ये ब्लैक इन कलर, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा? मरून इन कलर, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद आ जाओ 135 बार इसका प्रेशर होता है, और इसका प्रेशर कितना होता है? 15 बार। इसका प्रेशर कितना होता है? 15 बार। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। चलिए और एक और, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो किससे बना हुआ रहता है? ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो किससे बना हुआ रहता है? ब्रास के मटेरियल से, मेड अप ऑफ ब्रास। और ये किससे बना हुआ रहता है? मेड अप ऑफ स्टील। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम को अच्छे से समझिए। आधा तो कंसेप्ट हमने यहाँ तक पे क्लियर कर लिया, और आधा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है? एसिटिलीन सिलेंडर का कलर क्या होता है? प्रेशर कितने पे स्टोर होता है? ठीक है, ये सब टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को फेस करना है और अच्छे से पढ़े रहिएगा। हम इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए, या फिर कोई सा भी एग्जाम, गेट छोड़ दो यार, सेंट्रल स्टेट कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो बताना, या फिर एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा लो, अगर नहीं लगे तो बताना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अच्छा, पहले बात, ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो, आप लोगों के भी दिमाग में आना चाहिए, और जिनके दिमाग में आया वो बहुत अच्छी बात। ऑक्सीजन को हम लोग स्टील सिलेंडर में क्यों नहीं स्टोर करते? भैया अलग अलग दो, ऑक्सीजन को हम लोग ब्रास में कर रहे हैं और एसिटिलीन को हम लोग स्टील सिलेंडर में कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन को स्टील सिलेंडर में क्यों नहीं स्टोर करते हैं? ठीक है,
अगर ऑक्सीजन को हम लोग स्टील सिलेंडर में भी स्टोर कर दिए तो उसका सिलेंडर का लाइफ कम हो जाएगा, क्योंकि कोरोजिव नेचर होता है, ठीक है। कोरोजन के कारण उसका लाइफ कम हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे रब करते हैं। चलिए, और एसिटिलीन सिलेंडर को हम लोग बड़ा सिलेंडर में क्यों नहीं स्टोर करते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है ना। बिकॉज इट विल फॉर्म क्यूप्रोएसिटिलीन विच इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड हेंस इट इज स्टोर इन द स्टील सिलेंडर। पहला पॉइंट नोट डाउन करिए, एसिटिलीन कैंट बी स्टोर इन एसिटिलीन acetylene can't be stored in a brass cylinder because it will form cuproacetylene which is highly explosive in nature hence it is stored in स्टील सिलेंडर। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर? एसिटिलीन को हम लोग बड़ा सिलेंडर में स्टोर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो क्यूप्रोएसिटिलीन का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है, और इसलिए हम लोग एसिटिलीन को स्टील सिलेंडर में स्टोर करते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन कैन नॉट बी स्टोर इन अ स्टील सिलेंडर बिकॉज ऑफ द कोरोसिव नेचर। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। तो इस पॉइंट को भी लिखिए, ऑक्सीजन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के लिखिएगा। यहाँ पे दो डॉट क्लियर होगा, ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में क्यों रखा जाता है और ऑक्सीजन को स्टील सिलेंडर में क्यों नहीं रखा जाता। ऑक्सीजन cannot be stored in steel cylinder because of corrosive nature. Life of steel
will be low. Life of steel cylinder will be less. ठीक है, और इसे कितना प्रेशर रेंज के बीच में रखा जाता है? इट इज स्टोर्ड इन अ प्रेशर रेंज बिटवीन, इट इज स्टोर्ड इन प्रेशर रेंज of 18.2 MPa, pressure range of 13.2 MPa, 13.8 MPa, sorry, 13.8 MPa to 18.2 MPa in liquid form. लिक्विड फॉर्म में इसे स्टोर किया जाता है। क्यों लिक्विड भैया, क्यों लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है? क्योंकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ में आएगा। बिकॉज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो होता है इज लेस देन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। लिखिए यहीं पे ब्रैकेट डाल के, बिकॉज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ the specific volume of liquid oxygen, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे उतना ही अच्छे से समझना है और मैं उतना ही अच्छे से समझा रहा हूँ। तो बस आप लोग टाइम इन्वेस्ट कीजिए और समझिए और अच्छा मार्क्स लेके आइए। बिकॉज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज लेस देन द स्पेसिफिक वॉल्यूम of gaseous oxygen। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। एक मैंने टॉर्च एंगल की बात किया था, ठीक है? टॉर्च एंगल का हम लोग बात किए थे डायग्राम में, ठीक है? इसे तो पहले रब करिए। हमने टॉर्च एंगल की बात कर रहे थे हम लोग। तो टॉर्च एंगल क्या था हमारे पास? द एंगल मेड बिटवीन फ्लेम्स एक्सिस एंड वर्किंग सरफेस, ठीक है? द एंगल, कहीं पे भी कोई भी डॉट आए तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है? द एंगल मेड बिटवीन फ्लेम्स एक्सिस एंड वर्कपीस surface is called as torch angle, is called as torch angle। यहाँ तक सही है?
ये समझ में आया? वो जो एक्सिस था इसे टॉर्च एंगल कहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया था। इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टॉर्च एंगल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस पॉइंट को लिखना आवश्यक है। टॉर्च एंगल जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्लेम डेंसिटी और फ्लेम कॉन्सेंट्रेशन के। फ्लेम डेंसिटी एंड फ्लेम कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अगर ये फ्लेम डेंसिटी और फ्लेम कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है तो इसका मतलब ये भी हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? Therefore, ओके, अभी थोड़ा दिख रहा होगा और मैं एक पॉइंट बस बचा हुआ है, लाइट पावर इशू। आई थिंक अब विजिबल होगा, तो हम लोग लास्ट पॉइंट लिख के टॉपिक को एंड करते हैं। Therefore, the torch angle must be, कभी कभी यहाँ पे पावर शटडाउन का इशू आ जाता है, बट आप लोग को विजुअल हो और मैं डिक्टेट भी करवा रहा हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। Therefore, the torch angle must be directly proportional to thermal conductivity, specific heat workpiece thickness और मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस थोड़ा सा देख लेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में उसके प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन गैस देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लेम की बात करेंगे, तब जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पावर भी आ गया। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वेल्डिंग जाके करेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक कंप्लीशन के बाद हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करेंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिन बच्चों को इन्हें नीड है, और जो बच्चों इस बार गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।